Hello student, today I am going to solve NIS 316 Geography question paper of October 2022. Maximum marks is 80 and passing marks is 26. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. Section A 1. Name any two landforms created by glacial erosion. हैंगिंग वैली, यू सेप्ड वैली. हिमानी के अपरदन से बनी किन्हीं दो स्थलकृतियों के नाम लिखिए. लटकती घाटी, यू आकार की घाटी. 2. व्हेन डू साइक्लोन्स ऑकर इन इंडिया. अप्रैल टू मई एंड अक्टूबर टू दिसंबर. भारत में चक्रवात कब आते हैं? अप्रैल से मई और अक्टूबर से दिसंबर. 3. नेम एनी टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विच हैव हायर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैन इंडिया. भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनका मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा स्थान है. चाइना, श्रीलंका. 4. विच एक्शन ऑफ सी वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पीड डिपोजिशन. समुद्री तरंगों का कौन सा कार्य भुजिवाहा बनाने के लिए उत्तरदायी है? निक्षेपण. 5. व्हाट इज सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ स्टडी जियोग्राफी. मेंशन एनी टू ब्रांचेज ऑफ इट. भूगोल के अध्ययन में क्रमबद्ध उपागम क्या है? इसकी किन्हीं दो शाखाओं के उल्लेख कीजिए. अ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमेना दैट गिव्स राइज टू सर्टेन स्पेशियल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक स्टडी. ब्रांचेज ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी. 1. फिजिकल ज्योग्राफी. 2. बायोज्योग्राफी. विशिष्ट प्रकृति या मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन जो पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थानिक पैटर्न और संरचना को जन्म देता है व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है. व्यवस्थित भूगोल की शाखाएं. 1. भौतिक भूगोल. 2. जैव भूगोल. 6. वाई डज द्रास इन कारगिल ऑलवेज रिमेन कोल्डर दैन त्रिवेंद्रपुरम. एक्सप्लेन एनी टू रीजन्स. कारगिल में स्थित द्रास त्रिवेंद्रपुरम से हमेशा ठंडा क्यों रहता है? किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए. 1. डिस्टेंस फ्रॉम कोस्टल एरिया. 2. द्रास इज अवे फ्रॉम इक्वेटर. 1. तटीय क्षेत्र से दूरी. 2. द्रास भूमध्य रेखा से दूर है. 7. वाई इज जियोग्राफी नोन एज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस. एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. भूगोल को एक संश्लेषित विषय के रूप में क्यों जाना जाता है? उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए. Geography has its strong relation with mathematics, natural sciences and social sciences. In an integrated manner, geography has firmly established itself as discipline of synthesis. भूगोल का गणित, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से गहरा संबंध है. एक एकीकृत तरीके से भूगोल ने खुद को संश्लेषण के अनुशासन के रूप में मजबूती से स्थापित किया है. 8. Explain any two reasons for the increasing demand of water for irrigation in India. भारत में सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती हुई मांग के लिए किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए. 1. Regional and seasonal variations in the distribution of rainfall. 2. Wide and uncertain gaps in rainfall season. 1. वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी बदलाव. 2. वर्षा ऋतु में व्यापक और अनिश्चित अंतराल. 9. यूलिसिडेट टू इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. भारत में खनिजों के उत्खनन से उत्पन्न किन्हीं दो पारिस्थितिकीय समस्याओं को स्पष्ट कीजिए. 1. रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. 2. सफ़र फ्रीक्वेंट फ्लड्स. 1. प्राकृतिक वनस्पति को हटाना. 2. बार बार बाढ़ का सामना करना. 10. Define the term continental shelf. Explain any three features of it. महाद्वीपीय निमग्न तट शब्द को परिभाषित कीजिए. इसकी किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए. Continental shelf is the submerged portion of the continent which gradually slopes seawards from the shoreline. Features of the continental shelf. 1. The depth of continental shelf ranges between 120 to 370 meters. 2. The width of the continental shelf varies between a few kilometers to more than 100 kilometers. 3. Most of the continental shelf represent land which has been inundated by a rise in sea level. महाद्वीपीय निमग्न महाद्वीप का जलमग्न हिस्सा है जो धीरे धीरे किनारे से समुद्र की ओर ढलान करता है. महाद्वीपीय
निमग्न की विशेषताएं। एक महाद्वीपीय निमग्न की गहराई 120 से 370 मीटर के बीच होती है। 2 महाद्वीपीय निमग्न की चौड़ाई कुछ किलोमीटर से 100 किलोमीटर से अधिक के बीच भिन्न होती है। 3 अधिकांश महाद्वीपीय निमग्न भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के रूप में जलमग्न हो गया है। 11 What is meant by sustainable development? Explain any 3 measures to be adopted for achieving sustainable development. सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय क्या है? सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए किन्हीं 3 उपायों की व्याख्या कीजिए। Meeting the need of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs is called sustainable development. 3 measures that can be adopted to achieve sustainable development. 1. Conservation of natural resources. One of the most critical measures for sustainable development is the conservation of natural resources. This can be achieved by promoting the use of renewable resources such as solar, wind and hydro energy, as well as reducing the use of non-renewable resources such as fossil fuels. Conservation can also be achieved by promoting sustainable forestry practices and reducing deforestation, promoting sustainable agriculture practices and reducing water wastage. 2. Promoting environmental protection. Another measure for achieving sustainable development is promoting environmental protection. This can be achieved by creating awareness among people about the importance of the environment and its conservation. It also involves the promotion of eco-friendly practices such as recycling and reducing waste and promoting the use of eco-friendly products. 3. Encouraging economic development. Economic development is an essential component of sustainable development as it helps to improve the standard of living of people. However, it must be done in a sustainable manner. This can be achieved by promoting the use of clean technology and practices, encouraging sustainable businesses practices, promoting sustainable tourism and investing in renewable energy sources. Additionally, economic development should be inclusive and should prioritize the need of marginalized community to reduce poverty and inequality. भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 3 उपायों का अपनाया जा सकता है। 1. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय में से एक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। यह अच्छे संसाधनी जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन जैसे गैर नवीनकरणीय संसाधनों के उपयोग को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। टिकाऊ वनिकी प्रथाओं को बढ़ावा देकर और वनों की कटाई को कम करके, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर और पानी की बर्बादी को कम करके भी संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। 2. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। सतत विकास को प्राप्त करने का एक अन्य उपाय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह पर्यावरण के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे पुनर्चक्रण, कचरे को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। 3. आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। आर्थिक विकास सतत विकास का एक अनिवार्य घटक है क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है। हालांकि यह एक अस्थायी तरीके से किया जाना चाहिए। यह स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने, टिकाऊ व्यवसाय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास समावेशी होना चाहिए और गरीबी और असमानता को कम करने के लिए हाशिए के समुदायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। 12. Distinguish between convectional rainfall and orographic rainfall, stating 4 points of distinction. संवहनीय वर्षा और पर्वतकृत वर्षा में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। Conventional rainfall. 1. Excessive heating of the Earth's surface in tropical region result in the vertical air currents. 2. These currents lift the moist air to higher strata of atmosphere. 3. When the temperature of such humid air starts falling below dew point, clouds are formed. 4. These clouds cause heavy rainfall associated with lightning and thunder. Orographic or relief rainfall. 1. Orographic rainfall occurs when air rises and cools because of a topographic barrier. 2. When the temperature falls below dew point, clouds are formed.
3. These clouds cause widespread rain on the windward slopes of the mountain range. 4. However, when these winds cross over the mountains and descend along the leeward side, they become warm and cause little rain. संवहनीय वर्षा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी की सतह से अत्यधिक गर्म होने से ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। 2. ये धाराएं नम्र हवा को वायुमंडल के उच्च स्तर तक उठाती हैं। 3. जब ऐसी आर्द्र वायु का तापमान उषांक से नीचे गिरने लगता है तो बादल बनते हैं। 4. ये बादल बिजली और गरज के साथ भारी वर्षा का कारण बनते हैं। पर्वतीय या उच्चवाचीय वर्षा एक स्थलाकृत वर्षा तब होती है जब स्थलाकृतिक अवरोध के कारण वायु ऊपर उठती है और ठंडी होती है। 2. जब तापमान उषांक से नीचे चला जाता है तो बादल बनते हैं। 3. ये बादल पर्वत श्रृंखला के घुमावदार ढलानों पर व्यापक वर्षा का कारण बनते हैं। 4. हालांकि जब ये हवाएं पहाड़ों को पार करती हैं और हवा की ओर उतरती हैं तो वे गर्म हो जाती हैं और थोड़ी बारिश होती है। 13. Floods cause havoc during rainy season in India. Suggest any 4 measures to instigate the suffering of the people. भारत में वर्षा ऋतु में बाढ़ प्रलय मचा देती है। लोगों के कष्टों के निवारण हेतु कोई 4 उपाय सुझाएं। 4 measures that could be implemented to help mitigate the suffering caused by floods in India. 1. Early warning systems. Implementing an early warning system is crucial to provide timely and accurate information to communities at risk of flooding. This system can include monitoring rainfall, water level, and weather patterns and issuing alerts to residents in the affected areas. This can help people to prepare and evacuate before flood waters become too dangerous. To improve infrastructure. Investment in food infrastructure can significantly reduce the impact of floods on communities. These can include building flood barriers, improving drainage systems, and constructing reservoirs to manage excess water during the rainy season. 3. Community preparedness. Community education and preparedness are essential to minimize the suffering caused by floods. People should be trained in basic survival skills such as how to swim, how to safely evacuate during a flood, and how to identify warning signs of an impending flood. 4. Relief measures. Providing timely relief measures such as temporary shelters, food, water, and medical assistance can go a long way in helping those affected by floods. This can also include providing financial assistance to affected households and businesses to help them recover and rebuild their lives. 14. Describe any 6 factors of economic significance of mountains. पर्वतों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। 6 factors of economic significance of mountains. 1. Natural resources. Mountains are rich in natural resources such as minerals, forest, water, and wildlife. These resources can be extracted or utilized for economic purposes such as timber and mineral extraction or hydropower generation. 2. Agriculture. Mountains often have fertile soil and ample water supply, making them suitable for agriculture. Farmers can grow crops and raise livestock on mountain slopes, which can provide income and contribute to the local economy. 3. Tourism. Mountains are popular tourist destinations, attracting visitors who are interested in activities such as hiking, skiing, and mountaineering. Tourism can provide a significant boost to the local economy, generating income for local businesses such as hotel, restaurant, and souvenir shops. 4. Transport. Mountain can pose a significant challenges to transportation infrastructure, but they can also provide opportunity for transportation service such as cable cars, funiculars, and gondolas. These modes of transportation can provide access to remote area and attract tourists. 5. Climate regulation. Mountains play a crucial role in regulating regional and global climates. They act as a carbon sink and help regulate precipitation pattern, which can have significant economic impact on agriculture and water resources. 6. Biodiversity. Mountains are often home to unique and diverse ecosystem which can provide economic benefits through ecotourism and the pharmaceutical industry. The biodiversity of mountain region can also provide opportunity for scientific research and development. पहाड़ों के आर्थिक महत्व के 6 कारक हैं। 1.
प्राकृतिक संसाधन। पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जंगल, पानी और वन्य जीव से समृद्ध है। इन संसाधनों को आर्थिक उद्देश्य के लिए निकाला या उपयोग किया जा सकता है, जैसे लकड़ी और खनिज निष्कर्षण या जल विद्युत उत्पादन। 2. कृषि। पहाड़ों में अक्सर उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी की आपूर्ति होती है, जो उन्हें कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। किसान पहाड़ की ढलानों पर फसलें उगा सकते हैं और पशुधन बढ़ा सकते हैं, जो आय प्रदान कर सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। 3. पर्यटन। पहाड़ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में रुचि रखने वाले आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है। स्थानीय व्यवसायों जैसे होटल, रेस्तरां और स्मारिका दुकानों के लिए आय पैदा कर सकता है। 4. परिवहन। पहाड़ परिवहन के बुनियादी ढांचों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर सकते हैं, लेकिन वे परिवहन सेवाओं जैसे केबल कार, फेनिकुलर और गोंडोल्स के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। परिवहन के ये साधन दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं और पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। 5. जलवायु नियमन। पर्वत क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और वर्षा के पैटर्न को विनियमित करने में मदद करते हैं, जिसका कृषि और जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। 6. जैव विविधता। पहाड़ अक्सर अद्वितीय और विविध पारिस्थितिक तंत्रों का घर होते हैं, जो इको टूरिज्म और फार्मास्यूटिकल उद्योग के माध्यम से आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की जैव विविधता वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के अवसर भी प्रदान कर सकती हैं। 15. Define the term evaporation. Explain any 5 factors affecting rate of evaporation. वाष्पीकरण शब्द को परिभाषित कीजिए। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। Evaporation is the process in which a liquid substance changes its state from a liquid to a gaseous form due to the absorption of energy, typically from the surroundings. During evaporation, molecules from the liquid gain energy and become vapor, which can then escape into the air. There are several factors that can affect the rate of evaporation. 1. Temperature. Evaporation occurs faster at higher temperatures because molecules have more energy and move faster, which allow them to escape the liquid more easily. 2. Surface area. Evaporation occurs faster when the surface area of the liquid is larger because more molecules are exposed to the air. 3. Humidity. The rate of evaporation decreases in more humid environments because the air is already saturated with water vapor, which reduces the amount of water that can evaporate. 4. Wind speed. A faster wind speed can increase the rate of evaporation because it carries away the water vapor molecules, which makes room for more water molecule to escape. 5. Presence of impurities. Impurities such as salt or other solutes can decrease the rate of evaporation because they interfere with the ability of water molecules to escape the liquid surface. वाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक तरल पदार्थ ऊर्जा के अवशोषण के कारण तरल से गैसीय रूप में अपनी अवस्था को बदलता है। वाष्पीकरण के दौरान तरल से अणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वाष्प बन जाते हैं, जो तब हवा में बच सकते हैं। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाली कई कारक हैं। 1. तापमान। उच्च तापमान पर वाष्पीकरण तेजी से होता है क्योंकि अणुओं में अधिक ऊर्जा होती है और वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे वे अधिक आसानी से तरल से बाहर निकल जाते हैं। 2. सतह क्षेत्र। तरल का सतह क्षेत्र बड़ा होने पर वाष्पीकरण तेजी से होता है क्योंकि अधिक अणु हवा के संपर्क में आते हैं। 3. आर्द्रता। अधिक आर्द्र वातावरण में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है क्योंकि हवा पहले से ही जल वाष्प से संतृप्त होती है, जिससे वाष्पित होने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है। 4. हवा की गति। तेज हवा की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकती है क्योंकि यह जल वाष्प के अणुओं को दूर ले जाती है, जिससे अधिक पानी के अणुओं को बचने के लिए जगह मिलती है। 5. अशुद्धियों की उपस्थिति। नमक या अन्य विलय जैसी अशुद्धियाँ वाष्पीकरण की दर को कम कर सकती हैं क्योंकि वे तरल सतह से बचने के लिए पानी के अणुओं की क्षमता में बाधा डालती है। 16. Why do we need rain water harvesting? Explain any 4 methods of rain water harvesting. हमें वर्षा जल के संग्रहण की आवश्यकता क्यों है? वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं 4 विधियों की व्याख्या कीजिए। We need rain water harvesting due to the following reason. 1. Scarcity of surface water. 2. Growing dependence on underground water. 3. Increasing urbanization. 4. Increasing demand of water for irrigation. हमें निम्नलिखित कारणों से वर्षा जल संचय की आवश्यकता है। 1. सतह जल की कमी। 2. भूमिगत जल पर बढ़ती निर्भरता। 3. बढ़ता शहरीकरण। 4. सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती मांग।
1. Construction of path hole. We can harvest water in small ditches constructed in those areas where there is no much underground water. These ditches may be constructed 1 to 2 meter wide and 2 to 3 meter deep. Their shape could be anything. These ditches are filled with rubbles and sand. Rainwater can easily percolate through these. 2. Construction of trenches. In the lower region where porous rock are found, after making trenches of 0.5 to 1 meter with 1 to 1.5 meter depth and 10 to 15 meter length. These are filled with rubbles. These trenches should be made parallel to the slope of the land. 3. Use of wells. The wells which have become dry are not being used at present can be used for water harvesting. 4. Hand pump. Stored rainwater can be made underground with the help of filter by running hand pumps in the area of lack of underground water. एक गड्ढे या गर्तिका बनाना. छिछले जलावृत क्षेत्रों में जल के पुनर्भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रहण किया जा सकता है. इन गड्ढों को 1 से 2 मीटर चौड़ा और 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जा सकता है. इनकी आकृति किसी प्रकार की हो सकती है. इन गड्ढों को कंकड़, बजरी, बालू आदि से भर दिया जाता है. इससे वर्षा जल का रिसाव सहज होता रहता है. 2. खाइयाँ बनाना. निचले भागों में जहाँ संरंध्र शैल पाई जाती हैं उन भागों में 0.5 से 1 मीटर चौड़ी, 1 से 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू, बजरी आदि से भर दिया जाता है. खाइयों को समांतर भूमि के ढाल के समानांतर बनाना चाहिए. 3. कुओं का उपयोग. पहले से सूखे बंद पड़े काम में न आने वाले कुओं का वर्षा जल संग्रहण के लिए उपयोग किया जा सकता है. 4. हैंड पंप. भूमिगत जलभाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंड पंपों के द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है. 17. Describe 6 measures taken by the Government of India in order to increase fish production and its trade. भारत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन और इसके व्यापार को बढ़ाने के लिए किए गए 6 उपायों का वर्णन कीजिए. 1. Financial assistance to fishermen. 2. Introduction of large vessels. 3. Better harbors and berthing facilities. 4. Provision of refrigerated wagon and road transport facility. 5. Introduction of accident insurance scheme. 6. Marketing of fish on cooperative basis. 1. मछुआरों को वित्तीय सहायता. 2. बड़े जहाज़ों का उपयोग. 3. बेहतर बंदरगाह और बर्थिंग सुविधा. 4. प्रशिक्षित वैगनों और सड़क परिवहन सुविधा का प्रावधान. 5. दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत. 6. सहकारी आधार पर मछली का विपणन. 18. Explain any 6 reasons for having low human development index in India. भारत में मानव विकास सूचकांक के निम्न होने के किन्हीं 6 कारणों की व्याख्या कीजिए. 1. Rapid increase in population. 2. Large number of enrollment ratio adult illiterates and low gross. 3. High dropout rates. 4. Inadequate government expenditure on education and health. 5. Large proportion of underweight children as well as undernourished people. 6. Very poor sanitation facilities and low access to essential life-saving medicines. 1. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि. 2. बड़ी संख्या में नामांकन अनुपात, वयस्क, निरक्षर और कम शकल. 3. उच्च ड्रॉप आउट दर. 4. शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपर्याप्त सरकारी व्यय. 5. कम वजन वाले बच्चों के साथ साथ कुपोषित लोगों का बड़ा अनुपात. 6. बहुत खराब स्वच्छता सुविधा और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं तक कम पहुंच. See link at description for previous year solved question paper. 19. The following 4 geographical features are marked by A, B, C and D on the given political outline map of the world. Identify these features with the help of the following information and write their correct names in your answer book. A. Mountain range. B. Lava plateau. C. Desert. डी ग्रासलैंड्स. दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को ए, बी, सी और डी द्वारा दिखाया गया है. इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए. ए. पर्वत श्रेणी. बी. लावा पठार. सी. मरुस्थल. डी. घास भूमियाँ. ए. स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज. बी. इथोपियन लावा प्लेट्यू. सी. कालाहारी डिजर्ट. डी. पंपास ग्रासलैंड. ए. स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला. बी. इथोपियाई लावा पठार. सी. कालाहारी रेगिस्तान. डी. पंपास ग्रासलैंड. 20.
The following four geographical features are marked by A, B, C, and D on the given political outline map of India. Identify this feature with the help of the following information and write their correct names in your answer book. A, mountain range, B, river, C, type of soil, D, iron steel plant. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में चार भौगोलिक लक्षणों को ए, बी, सी और डी द्वारा दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दिए गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए, पर्वत श्रेणी, बी, नदी, सी, मृदा का प्रकार, डी, लोहा इस्पात यंत्र। ए, विंध्याचल माउंटेन्स, बी, कावेरी रिवर, सी, माउंटेन सॉइल, डी, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट। एक, विंध्याचल पर्वत, बी, कावेरी नदी, सी, पहाड़ी मिट्टी, डी, राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 21। मेंशन एनी 4 स्टेप्स नीडेड फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए किन्हीं 4 सोपानों का उल्लेख कीजिए। 1. Making oneself ready for primary data collection from field situations. 2. Keeping a field book or diary for writing relevant information. 3. Administering questionnaire schedule to the target groups of the area. 4. Verifying the facts through cross checks in the answers and ground realities. 1. क्षेत्र स्थितियों से प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए स्वयं को तैयार करना। 2. प्रासंगिक जानकारी लिखने के लिए फील्ड बुक या डायरी रखना। 3. क्षेत्र के लक्षित समूहों को प्रश्नावली अनुसूचित का प्रबंध करना। 4. उत्तरों और ज़मीनी हकीकत में क्रॉस चेक के माध्यम से तथ्यों का सत्यापन करना। 22. एक्सप्लेन द टर्म मीडियन बाय वर्किंग आउट द मीडियन लैंगिट्यूड ऑफ इंडिया। भारत के माध्यिका देशांतर की गणना करके माध्यिका शब्द को स्पष्ट कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सी द आंसर। वीडियो को रोकें और उत्तर को देखें। 23. डिस्क्राइब एनी 4 पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन। जानकारी की व्याख्या करते समय जिन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनका वर्णन कीजिए। 1. क्लैरिटी एंड एक्सप्लिसिटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। 2. सेग्रेगेशन ऑफ कॉमन एंड स्पेशल फीचर्स। 3. फोकस शुड बी क्लैरिफाइड राइट इन द बिगनिंग। 4. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स मस्ट बी स्टेप बाय स्टेप। एक, सूचना की स्पष्टता। 2. सामान्य और विशेष सुविधाओं का पृथक्करण। 3. फोकस को शुरुआत में स्पष्ट कर देना चाहिए। 4. तथ्यों का संगठन चरण दर चरण होना चाहिए। 24. क्लाइमेट डिकेट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेजिटेशन इन द हिल विलेज रैंगडम। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। पहाड़ी गांव रंगदुम में वनस्पति का प्रारूप जलवायु द्वारा निर्देशित होता है। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। 1. द हाई diurnal range of temperature makes mean temperature values quite deceptive. 2. Plants are almost all ground-hugging shrubs and short woody trees. 3. All the leaves are packed with nutrients. 4. The vegetation type is dominated by grasses, bushes and small trees. एक, तापमान की उच्च दैनिक सीमा औसत तापमान को काफ़ी भ्रामक बना देती है। 2. पौधे लगभग सभी जमीन को गले लगाने वाली झाड़ियाँ और छोटे लकड़ी के पेड़ हैं। 3. सभी पत्ते पोषक तत्वों से भरे होते हैं। 4. वनस्पति में घास, झाड़ियाँ और छोटे पेड़ों का प्रभुत्व है। ऑप्शन 2, 21। मेंशन एनी 4 इंसेंटिव्स टू इंक्रीज द टूरिस्ट ट्रैफिक। पर्यटन यातायात को बढ़ाने के लिए किन्हीं 4 प्रोत्साहनों का उल्लेख कीजिए। 1. प्रोविजन ऑफ सीजनल चार्टर फ्लाइट फेयर्स। 2. टेंट एकोमोडेशन। 3. ट्रैवल कंसेशंस फॉर लो बजट होटल्स। 1. मौसमी चार्टर उड़ान किराए का प्रावधान। 2. तंबू आवास। 3. यात्रा रियायतें। 4. कम बजट के होटल। 22. एक्सप्लेन एनी 4 निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मास टूरिज्म ऑन लोकल कल्चर। जब पर्यटन का स्थानीय संस्कृति पर पड़ने वाले किन्हीं 4 नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 1. Clash of 2 different sets of values. 2. It sometimes provides full freedom to foragers, including their females, to lie freely on the beaches. 3. Unexpected clash of cultures. 4. The income tourist arouse new desire among the local youths. 1. मूल्यों के 2 अलग अलग सेटों का टकराव। 2. यह कभी कभी विदेशियों को उनकी महिलाओं सहित समुद्र तटों पर स्वतंत्र रूप से लेटने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3. संस्कृतियों का अप्रत्याशित टकराव। 4. आने वाले पर्यटक स्थानीय युवाओं में नई इच्छाएं जगाते हैं। 23.
डिस्क्राइब एनी 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स इन द सक्सेस ऑफ टूर प्रोग्राम्स। पर्यटन कार्यक्रम को सफल बनाने में टूर ऑपरेटर के किन्हीं 4 योगदान का वर्णन कीजिए। 1. A tour operator has the job of managing the transport requirement, visa and permit clearance formalities. 2. He is responsible for booking of hotel accommodation. 3. He is supposed to remain updated about different rules and regulations. 4. He also arranges different facility for the tourist. एक टूर ऑपरेटर के पास परिवहन आवश्यकताओं, वीज़ा और परमिट निकासी औपचारिकताओं के प्रबंधन का काम है। 2. वह होटल आवास की बुकिंग के लिए जिम्मेदार है। 3. उसे विभिन्न नियमों और विनियमों के बारे में अद्यतन रहना चाहिए। 4. वह पर्यटकों के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। 24. Explain with examples the importance of festival tourism as an innovative tourism. नवप्रवर्तनीय पर्यटन के रूप में उत्सव पर्यटन के महत्व को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। 1. India is a land of countless types of festivals and fairs. 2. The seasonal festivals are associated with the harvesting and sowing of crops under different names all over the country. 3. It reflects a sort of regional attraction for tourists. 4. Desert Festival of Jaisalmer concentrating on camel rides and folk dance of the area. एक भारत अनगिनत प्रकार के त्योहारों और मेलों का देश है। 2. पूरे देश में अलग अलग नामों से फसलों की कटाई और बुआई से ऋतुओं के त्यौहार जुड़े हुए हैं। 3. यह पर्यटकों के लिए एक प्रकार के क्षेत्रीय आकर्षण को दर्शाता है। 4. जैसलमेर का मरुस्थलीय उत्सव जिसमें ऊँट की सवारी और क्षेत्र के लोक नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। See link at description for previous year solved question paper.